अच्छा ताऊ जी, इंडिया में ना डर का माहौल बन जाता है बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को लेके अब बड़े मजाकिया होता हो जी। तो जो इंडियन कनाडा में रह रहे हैं फिलहाल, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उनके ऊपर किस तरह की उनके काम है जो रुक रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनकी डिले होने की संभावना। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या, और आज हम लेके आए हैं हमारी पॉडकास्ट की एक नई सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हमारे गेस्ट हैं ताऊ वायरल। और इस पॉडकास्ट में हमने बात की है जो रीसेंट इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन चल रही है, जो डिप्लोमेटिक खिंचाव चल रहा है, उसके चलते आम सिटीजन, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि उनकी इमिग्रेशन प्रोसेसेस और इमिग्रेशन रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ रहा है इस टेंशन की वजह से। उसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात की है। अगर हमारे पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी हेल्प कीजिए कि हम इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दिस इज़ ताऊ वायरल ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। ताऊ जी नमस्कार, कैसे हो आप? राम राम। बहुत बढ़िया चंद्र भाई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भाई का मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। यू आर वेरी वेलकम ताऊ जी। मेरा बहुत मन है कि मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँ आज की वीडियो में, लेकिन मैं आज की वीडियो में इसको स्किप करूँगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडो कनाडा, इंडिया और कनाडा के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें जो भी गड़बड़ चल रही है, जो टेंशन चल रही है, उससे आम सिटीजन जो है, आम जनता जो है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली उनके इमिग्रेशन वाले रिलेटेड जितने काम हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। जे बात लगा किसी और ना आनी भरी इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अब बड़े मजाकिया होता हो जी। अच्छा ये बताओ कि अगर इंडिया से किसी ने कनाडा आना है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसके वीज़ा एक्सेट्रा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी जो टेंशन चल रही है उसके तहत। देखो, अगर 2 दिन पहले की बात करें ना तो कोई इम्पैक्ट नहीं था किसी भी टाइप का किसी के ऊपर भी। ताऊ जी, इंडिया में ना डर का माहौल बन जाता है बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को लेके। कोई भी टेंशन चल रही होती है तो उसमें डर बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना इस बात को। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं इस बात को। अब ये देखो कि अगर मैं ये कह रहा था कि अगर 2 दिन पहले की बात करें ना तो किसी टाइप का कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि जो वीज़ा बंद हुए हैं किए हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करे हैं कैनेडियन लोगों के लिए। कनाडा ने बंद नहीं किए इंडियन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टडी परमिट हो, चाहे वो आपका वर्क परमिट हो, चाहे वो पीआर हो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे जो 61 डिप्लोमेटिक यानी ऑफिसर्स हैं जो एम्बेसी में जो काम करते हैं, कैनेडियन एम्बेसी में इंडिया के अंदर जो 61 लोग काम करते थे 61, उसमें से 40 कम कर दिए गए और बोला गया कि 21 जो ऑफिसर्स हैं आपके वहाँ काम करेंगे। तो इस वजह से कैनेडियन डिप्लोमेट इंडिया के अंदर हो गए कम। तो इसकी वजह से क्या होया कि जो बेंगलोर कॉन्सुलेट ऑफिस था, एक मेन तो जो एम्बेसी है कैनेडियन वो दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। उसके अलावा बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ कॉन्सुलेट ऑफिस है। तो ये तीनों के तीनों, बेंगलोर, बॉम्बे और जिसको मुंबई बोल देते हैं, और चंडीगढ़, इन तीनों कॉन्सुलेट ऑफिस के ऊपर फिज़िकल जो एप्लीकेशन और सर्विसेज हैं वो सारी की सारी बंद कर दी। तो इसका मतलब ये है कि अप्लाई तो अभी भी पूरे इंडिया में अगर किसी ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो कर सकता है, बट वो सारी की सारी एप्लीकेशन अब दिल्ली जाएंगे और वहाँ से प्रोसेस होंगी। जो इन पर्सन बेंगलोर, बॉम्बे और चंडीगढ़ कर पाते थे वो नहीं कर पाएंगे। और अब क्योंकि 61 ऑफिसर में से अब बच गए सिर्फ 21, तो अब उन पे काम करने वाले ऑफिसर हो गए कम।
तो अब जो प्रोसेस है वो डिले होना लाजमी है। ये प्रोसेस बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको हो सकता है कि लॉन्ग वेट करना पड़ जाए आपके वीज़ा के रिज़ल्ट के लिए। अब ये तो वो लोगों का हो गया जो कनाडा का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, इंडिया वाले लोग। अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैनेडियन हैं वो भारतीय लेकिन वो कैनेडियन सिटीजन बन चुके हैं और वो रह रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उनके पास एक कार्ड होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर हैं वो कैनेडियन। लेकिन अब इंडिया में रहते हुए अगर उनको किसी भी टाइप की किसी डॉक्यूमेंट की या ज़रूरत पड़ती है ना कैनेडियन एम्बेसी की, तो अब होगा क्या कि जो बेंगलोर, बॉम्बे और चंडीगढ़ की लोकेशन है वो लोग इन पर्सन जाके अपने काम नहीं करवा पाएंगे, उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और वो काम होंगे कहाँ, दिल्ली ऑफिस के थ्रू ही होंगे। तो ये मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो इंडिया में रह रहे हैं फिलहाल लोग, चाहे वो भारतीय हैं चाहे कैनेडियन हैं, तो उनकी प्रोसेस में ये फ़र्क पड़ने वाला है अब आगे। ओके। तो जो इंडियन कनाडा में रह रहे हैं फ़िलहाल, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उनके ऊपर किस तरह की उनके काम है जो रुक रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनकी डिले होने की संभावना है। हाँ, ये सही बात है। तो इसको समझने के लिए पहले तो ऐसे इंडियन जो कनाडा में रह रहे हैं उनको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो वो इंडियन जो अभी भी भारतीय सिटीजन है, भारतीय नागरिक हैं, वो कनाडा में कैनेडियन वीज़ा पे आए हुए हैं, ठीक है। उनके ऊपर कनाडा की धरती में अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं है एज़ फार एज उनकी इमिग्रेशन की जितनी भी चीज़ें कंसर्न है। अगर उनको पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या किसी और सर्विसेज के लिए एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना है, तो इंडियन एम्बेसी वो एज इट इज़ काम कर रही है उन लोगों के लिए। और क्योंकि कनाडा के अंदर तो जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं वो कम भी नहीं हुए हैं इंडिया वाले, तो पॉसिबली जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी भी भारतीय सिटीजन है और कनाडा के अंदर रह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो बनानी पड़ेगी कि ऐसे लोग जो भारतीय हैं, मूल निवासी अगर बात करें, उनकी रूट्स की बात करें तो भारतीय हैं, लेकिन कनाडा में आने के बाद अब वो यहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं, यानी कि वो पासपोर्ट होल्डर हैं कनाडा के। तो ऐसे लोगों को जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है या हम एम्बेसी की बात करें, हाई कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें कनाडा में, वो उनको एज ए कैनेडियन ही समझेगा क्योंकि उनके पास नागरिकता जो है वो कनाडा की है ना। तो उनके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है कि मोस्टली लोग जो इंडियन हैं जो कैनेडियन सिटीजन बन गए हैं उनके पास OCI कार्ड होता है। OCI का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनको इंडिया जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर कोई किसी टाइप का इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो लोग अभी नए नए कैनेडियन बने हैं, जिनका कैनेडियन पासपोर्ट तो आ गया लेकिन उन्होंने अभी तक OCI अप्लाई नहीं किया था और इन बिटवीन ये टेंशन बढ़ गई इंडियो कनाडा वाली, तो इसके दौरान क्योंकि इंडिया ने, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि वीज़ा बंद कर दिए हैं कैनेडियन लोगों के, तो अब जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, भारतीय तो हैं वो लेकिन कैनेडियन पासपोर्ट है, तो उन लोगों के लिए अब वीज़ा लगना है वो हो गया मुश्किल। तो इन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आ गया है। अगर आपके पास OCI है तो आप फ्री फ्लो जा सकते हो, इंडिया वापस आ सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वीज़ा दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। नॉर्मल जो वीज़ाज हैं वो नहीं मिल रहे हैं और इमरजेंसी की कैटेगरी के अंदर फ़िलहाल शायद उन्हीं लोगों को ले रही है जो ब्लड रिलेशन में कोई डेथ केस बन जाता है इंडिया में, इसलिए उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तब उनके इमरजेंसी के अंदर वीज़ाज लग रहे हैं, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं लग रहे हैं। वैसे लोग अभी ट्रैवल इंडिया नहीं कर पाएंगे। तो ये मेजर इम्पैक्ट आप मान सकते हो कि इंडियंस जो कनाडा में रह रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ही इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है। ओके, अच्छा तो जी अगर देखें ओवरऑल ना, तो ऐसे प्रिटेंड या ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये जितना एग्जरेट हुआ है, किया जा रहा है, ओवर रिएक्शन दिया जा रहा है, वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, मतलब इंटरनेट पे ऐसा सा माहौल बनाया जा रहा है। बट अगर मैं ना ढंग से चीज़ों को पढ़ूं और देखूं सीरियल वाइज कैसे कैसे क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल स्टेप लिए गए ना वो कनाडा की तरफ से लिए गए थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इसके अंदर ऐसा है कि वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इसको समझने के लिए ना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको समझने के लिए एक बार टाइमलाइन उठा लो, कौन कौन सी डेट को क्या क्या हुआ, उससे आपको समझ में आ जाएगी कहानी कि भाई चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से कैसे एक्सेलेरेट होती चलेगी, कैसे आगे बढ़ गई सारी की सारी चीज़ें। तो इसके लिए इसकी टाइमलाइन पे ध्यान देंगे और देखना उस टाइमलाइन को बड़े गौर से सुनना। और अगर आपको यूँ लगता है ना कि ये
सितंबर 18 को पार्लियामेंट वाले मामले के बाद ये मतलब पूरा ड्रामा शुरू हुआ है। तो ये नहीं, वैसे इनिशियली देखे तो बहुत सालों से चल रही है ये प्रॉब्लम, ये इशू बहुत पुराना है। लेकिन ये जो अभी जो रिसेंटली इंडो कनाडा की टेंशन बढ़ी है, ये भी पार्लियामेंट वाले बयान से थोड़ी सी पहले से चल रही है। इसको अगर आप देखोगे तो सितंबर 1 यानी कि 1 सितंबर को कनाडा ने इंडिया की जो ट्रेड ट्रीटी जो थी, जो चल रही थी बातचीत, उसको क्या कर दिया उन्होंने, पॉज लगा दिया उसके ऊपर, एक बार के लिए उसको रोक दिया। ठीक है, और इसके हिंट यही थे कि जो ये अभी जो खालिस्तानी मूवमेंट और जो हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था, उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा एंगर था, वो शो करना चाह रहा था कनाडा इंडिया को। अब इसके जस्ट बाद G20 वाला सम्मेलन होना था इंडिया के अंदर, तो इसमें ट्रूडो ने बोला भी था कि मैं इस दौरान इससे रिलेटेड कुछ बातचीत करूंगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अगर मेरे को मौका मिला तो। हालांकि इसकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं थी जस्टिन ट्रूडो की। तो सितंबर 10 को G20 में इसकी मुलाकात होती है जस्टिन ट्रूडो की नरेंद्र मोदी से, इंडिया के प्रधानमंत्री से। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के अंदर बड़ा तीखा बोल रहे हैं कि उसको रिएक्शन दिया कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का मूवमेंट जो कनाडा के अंदर चल रहा है मूवमेंट, वो जो वायलेंट एक्टिविटी और टेररिज्म की तरफ से चीज़ें जा रही हैं, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इस टाइप की कुछ चीज़ें थी वो नरेंद्र मोदी ने अपने जस्टिन ट्रूडो को बोली हैं। ओके। और ये वाली चीज़ सबको अच्छे से पता है क्योंकि G20 में बड़े रील्स वगैरह बनी थी। ये बड़ी तनातनी सी रही थी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ तीखे सवर के अंदर बातचीत हुई है। अब इससे थोड़ी सी आगे बढ़ जाएं अगर हम बात करते हैं कि सितंबर 15 की, तो सितंबर 15 में कनाडा ने क्या किया कि उनकी एक जो ट्रेड मिशन इंडिया जाने वाला था अक्टूबर में, उसको पोस्टपोन कर दिया एक तरीके से, एक बार उसको रोक दिया कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका ही रिएक्शन था। तो 1 सितंबर को एक रिएक्शन हुआ, फिर 10 सितंबर को G20 के अंदर हुआ, इंडिया की तरफ से लगा लो या दोनों की तरफ से लगा लो, और उसके बाद सितंबर 15 को जो है वो वापस से कनाडा ने एक रिएक्शन दे दिया कि जो ट्रेड मिशन था उसको रोक के। और उसके जस्ट बाद फिर सितंबर 18 को पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि जो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ है उसमें इंडियन ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है। और इसके जस्ट बाद फिर काफ़ी तीखे सवर के अंदर आपस में दोनों देशों की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है वो नोटिफिकेशंस होती रही। और अगले ही दिन सितंबर 19 को जो सबसे पहले क्या किया, सितंबर 19 को कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन इंटेलिजेंस के एक बड़े ऑफिसर को निष्कासित कर दिया। ठीक है, इसके बाद उस दिन पूरे दिन यही चलता रहा कि कभी उधर से इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, इधर से कैनेडियन गवर्नमेंट ने किसी अपने इंडियन ऑफिसर को निष्कासित कर दिया। तो ये टिट फॉर टैट वाला ना चलता रहा सितंबर 19 को। मेक सेंस या। और इसके 2-3 दिन बाद यानी सितंबर 22 को इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन लोगों के वीज़ा पे रोक लगा दी कि भाई उनको अभी वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। और कैनेडियन गवर्नमेंट को, फॉरेन मिनिस्ट्री को ये भी सजेस्ट किया गया कि आपके जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं, नंबर ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर, उसको इंडिया की धरती पे कम कर दो। और फिर अक्टूबर 3 को इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा को, यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट को, कि आप जो 41 डिप्लोमेट्स हैं अपने, उनको अपने वापस बुला लो अपने देश में। हम यहाँ पे जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ ऑफिसर्स आपके डिप्लोमेटिक है वो रखेंगे जितने आपके कनाडा में इंडिया के ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं। और फिर अक्टूबर 19 की बात आते आते ये सारे ऑफिसर कनाडा ने बुला भी लिए। लेकिन इनको बुलाने के साथ साथ कनाडा ने एक और एलिगेशन लगा दिया कि ये इंटरनेशनल जो लॉ हैं ये उसकी एक तरीके से अवहेलना है, उसको पालन नहीं किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। और इसके एक दिन बाद अक्टूबर 20 को इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री की बात करें अगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया अपना, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये सरासर गलत है। इंडियन गवर्नमेंट ने वियना कन्वेंशन का जो है वो रेफरेंस दिया यहाँ पर, वो आर्टिकल 11.1 मेंशन भी किया, जिसमें बताया गया है कि दो देश आपस के अंदर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और इक्वली मेंटेन करने का जो पॉइंट है वो उन्होंने रेफ़र भी किया उसके अंदर। ओके। तो ये पूरी टाइमलाइन है, एक पूरा
एक आप देख सकते हो, जिसके अंदर कहाँ से किसने शुरुआत की और कैसे कैसे चलता रहा। एक बार कोई मुद्दा इस टाइप का इंटरनेशनल लेवल पे उलझ जाता है तो वो थोड़ा लंबा खींच जाता है, क्योंकि ये कोई छोटी सी घर की चार दीवारी के बीच की तो बात है नहीं, क्योंकि सारी मीडिया, सारे देश और सारे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये थोड़ा सा खींचना लाजमी है। तो अगर अब इसमें हम समराइज़ करें सारी की सारी बातों को, तो मोटा मोटी ये निकल के आएगा कि जो लोग इंडिया के अंदर बैठे हैं, जो कैनेडियन लोग इंडिया के अंदर बैठे हैं, उनके काम थोड़े डिले हो सकते हैं। ऐसे इंडियन लोग जो कनाडा में आना चाह रहे हैं वीज़ा लेके, उनके काम भी डिले हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज और मैन पावर कम हो गई है अब कैनेडियन एम्बेसी के पास इंडिया के अंदर। 41 जो लोग हैं वो वापस बुला लिए गए हैं वहाँ से। और इंडिया वाले लोग जो कनाडा में बैठे हैं वीज़ा के ऊपर, उनके ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट इस चीज़ का है नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो नए नए कैनेडियन बने हैं, पासपोर्ट होल्डर बने हैं, जिनके पास OCI भी नहीं है, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी इंडिया पहुंचने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वीज़ा ही मिल पा रहा है, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं मिल रहा है। ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस टॉपिक पे आपने क्लैरिटी दी, बाकायदा एग्जाम्पल लेके, डाटा दिखा के। और आई विश कि हम आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ करते रहेंगे और आपको अपने स्टूडियो में, अपने पॉडकास्ट पे बुलाते रहेंगे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद भाई चंदर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी भी कोई बात ऐसी लगे कि खुद करने की जी में ना हो, मन में ना हो, तो मेरे को याद कर लेना और मैं आपके पॉडकास्ट पे आके ज़रूर उसके बारे में जिक्र करेंगे, बात करेंगे। जय राम जी की। यू आर वेरी वेलकम वंस अगेन ताऊ जी। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट ताऊ वायरल के साथ। इस पॉडकास्ट में हमने बात की जो इंडो कैनेडियन टेंशन चल रही है अभी, उसके तहत इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे लोग हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे लोग हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर एक उस ऐसे इंसान तक पहुंचा दीजिए जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हर एक इंसान को सही इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या मिस अंडरस्टैंडिंग किसी भी प्रोसेस के बारे में ना हो। आप इस पॉडकास्ट को अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए पर्सन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।